नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 2 दिन बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और पीएम मोदी का 17 और 18 जनवरी को बंगाल दौरा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का बंगाल दौरा है और ऐसे में पीएम मोदी का 17 और 18 जनवरी को बंगाल दौरे पर रहेंगे और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य को रेलवे से जुड़ी कई अहम प्रोजेक्ट और नई ट्रेनों की सौगात देंगे। 17 तारीख को प्रधानमंत्री मालदा से वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करेंगे और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच चलाई जानी है। और ऐसे में खबर अब ये भी आ रही है कि पीएम मोदी 17 तारीख को मालदा से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही हावड़ा से गुवाहाटी के बीच ये ट्रेन चलेगी और उसको पीएम जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेनों को पीएम जो है हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना करेंगे। ऐसे में बता दें कि स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है और ये ट्रायल कोटा से लेकर जहां पर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 16 कोच होंगे इसमें और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार हो गई है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हाई स्पीड ट्रायल का वीडियो भी शेयर किया था और इस वीडियो में दिखाया गया है कि तेज रफ्तार के बावजूद पानी से भरे गिलास हिल नहीं रहा है और पानी नहीं गिरा है। इससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिति और आधुनिक स्पेशल और साथ ही उन्नत तकनीक का पता चला। ऐसे में यह बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। बेहद ही खास ये दौरा माना जाएगा और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि कितना खास ये दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। तो क्या चुनाव से जोड़कर भी इस दौरे को हम देख सकते हैं? विकास जोगी जी जी कितना खास रहेगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है? जैसे कि 18-19 जनवरी को मोदी जी का बंगाल दौरा है। उस बंगाल दौरे की जो भिन्न भिन्न परियोजना उसका भी ओपनिंग उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ ये तो तय है बिल्कुल कि अगले कुछ समय में नेक्स्ट ईयर में बंगाल का चुनाव होना है। और जैसे अमित शाह जी का बार बार होता है कि हम बिहार जीते, बंगाल हम 100% जीतेंगे। मोदी जी ने एक बार बिहार में बोला भी था कि देश बिहार की संस्कृति बंगाल से होती आती है, गंगा को करके कुछ बोला था। तो इनका टारगेट बंगाल है और बंगाल टारगेट अभी नहीं पिछले विधानसभा चुनाव से भी रहा था। जैसे जिस तरीके से भाजपा एक हिंदू हितैषी वाली जो राजनीति करती है और वहां पर आए दिन साधु संतों की हत्या हो जाना, पालघर वाला मामला सबके सामने था। और उसके साथ जो बार बार वहां पर अगर नोटिस किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके हिंदू का वहां पर जो एक नरसंहार जैसा होना है उसको लेकर भाजपा कहीं ना कहीं बनाने की स्थिति में। और ये टारगेट इनका बस यही रहेगा बंगाल चुनाव का। और ये मैं भी कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली चुनाव जीता, जिस तरीके से बिहार चुनाव जीता, अगर बिहार इस बार चुनाव एनडीए नहीं जीत पाती तो शायद लगता कि आगे के इनके रास्ते आगे का जो एक विजय रथ है भाजपा का वो रुक जाता। और बंगाल में इस बार ये भी कॉन्फिडेंस में और बंगाल इस बार कुछ ना कुछ भाजपा के पक्ष में अच्छा ही रहने की स्थिति में और इस बार बंगाल चुनाव भाजपा जीतने की स्थिति में लगी हुई है। बिल्कुल। ऐसे में विकास जोगी जी अभी अमित शाह गए थे, जेपी नड्डा का दौरा है और इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और यहाँ पर वंदे भारत को भी ये हरी झंडी दिखाएंगे। तो क्या ये जो स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं इसको चुनाव से रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी सौगात है एक तरीके से? बंगाल चुनाव को देखकर ये सारी योजनाएं हो रही हैं। और अब आप सभी लोग देखेंगे इसको कि आए दिन ऐसा होगा कि अभी अमित शाह जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, मतलब टारगेट पूरा 100% इनका बंगाल चुनाव पर होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भाजपा जितनी मजबूती से तैयार कर रही है उसको रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल पा रहा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में इनको पॉजिटिव हुआ है उससे इनको लग रहा है कि इस बार भाजपा बंगाल में कुछ अलग चमत्कार करेगी। और दूसरा जो एसआईआर जो हुआ है, एसआईआर भी कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने में पक्षधर रहेगा। क्योंकि जो फर्जी वोट थे, ऐसे बहुत से वोट थे कि एक ही विधानसभा में, हमने एक ही वोट 4 विधानसभा में था,
तो जो SIR से जो वोट कटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं जो अन्य विपक्षी दल थे उनके वोट परसेंट कम हुए हैं और भाजपा का जो कैडर वोट था वो कैडर वोट वही बना हुआ है, तो भाजपा के पक्ष में रहेगा चुनाव बंगाल का इस बार। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या लग रहा है विकास योगी जी कि दौरे तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि SIR का मुद्दा भी है और तमाम तरह के मुद्दे पश्चिम बंगाल में इस समय भी चल रहा है। ममता दीदी हैं वो लगातार घेर रही हैं, तो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये दौरा भी। और दौरे को लेकर अगर मैं बात करूं तो चुनाव भी, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है, स्थितियां बहुत पॉजिटिव भी नहीं है बंगाल की, लेकिन जिस तरीके से अगर SIR वहां पर जेन्युइन हुई है, जैसे अन्य राज्य में SIR हुई थी, बिहार में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, तो वो SIR अगर बंगाल में बिल्कुल 100% क्लियर, मतलब साफ सुथरी SIR हुई है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, तो हम बता रहे कि फर्जी मतदाता बहुत वहां से गायब हुआ होगा, बहुत गायब हुआ। और आप सभी के न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा था कि कई ऐसे गांव थे जो रातों रात खाली हो गए थे। ऐसी कई कॉलोनियां थी जहां 15 से 2000 की काउंटिंग थी और वहां 15 वोट नहीं मिल पा रहे, 15 वोट लोग मौजूद नहीं थे वहां पर जो अपनी SIR फॉर्म भर पाए। तो इन स्थितियों को देखते हुए कि भाजपा के पक्ष में है, लेकिन भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वहां चुनाव न लड़े। और दूसरा एक सबसे बड़ी कमी रहती है भाजपा के अंदर कि वो TMC के, कांग्रेस के इन्हीं प्रत्याशियों को जो भाजपा एक अपना पटका पहनाकर जो प्रत्याशी बना देती है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल डाउन होता है, क्योंकि 10 साल 5 साल कार्यकर्ता पिटता है और जब नंबर आता है तो कोई दूसरा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति से अगर भाजपा बचती है तो मुझे लगता है कि भाजपा इस बार बंगाल में भी क्लीन स्वीप करने की स्थिति में रहेगी। बिल्कुल विकास जी, जो लास्ट मोमेंट पे बीजेपी का अक्सर हमने देखा है कि जो सरप्राइज देता है ना, वो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर कर देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना 5 साल कार्यकर्ता अपने तन मन धन से लगा हुआ रहता है और लास्ट टाइम देखता है जब उसका नंबर आता है तो कोई और बन जाता है उसका बॉस, तो उस चीजों से उनके लिए नेगेटिव रहता है और उसी का परिणाम ये लोग भुगतते हैं फिर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विकास जी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता रद्द कर दी गई है। कॉलेज को पिछले साल ही MBBS कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी, जिसके बाद से NMC ने कॉलेज में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर ये फैसला लिया है। मौजूदा MBBS छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल कॉलेज पर आरोप लगा था कि 2025 और 26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में रखा गया था, जिसके बाद से कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया है, हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई है और इसीलिए एडमिशन लिस्ट तुरंत रद्द होनी चाहिए। साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि ये कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है और इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये जानकारी आपको दे दें कि स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे और इसको देखते हुए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में कॉलेज को पिछले साल ही MBBS कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी, जिसके बाद से NMC ने कॉलेज में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर यह फैसला लिया है। मौजूदा MBBS छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो स्टूडेंट हैं उन्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS मान्यता जो है उसको रद्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता रद्द है। ऐसे में जो छात्र हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों 50 विद्यार्थियों के प्रवेश उसमें हुए थे, जिसमें 8 प्रवेश हिंदू परिवारों के बच्चे हुए थे और 42 परिवारों के बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम से हुए थे। साथियों, इस मांग को लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद अनवरत मांग उठा रहा था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से संचालन मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की जो ये अनियमितता है और घोर एक दुर्भावना हुई है। एक समाज और एक समुदाय के 42 बच्चों को प्रवेश दिया गया 50 सीटों में से,
और 8 बच्चों को हिंदू समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस मांग पे राष्ट्रीय परशुराम परिषद अनवरत पत्राचार के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन के माध्यम से और जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीवानंद जी शर्मा और राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन करने के उपरांत इस मांग को निश्चित रूप से मान लिया गया है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं हमारे एलजी हैं, मैं श्री मनोज सिन्हा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माध्यम से उठाई गई अनवरत मांग को आपने गंभीरता से लिया और उस पर निर्णय लिया और उसको निरस्त करने के लिए ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद की बड़ी बता दें कि जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में स्थित ये श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज था। इसके बाद से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई अब यहाँ पर नहीं हो सकेगी। दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि अब छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इसरो नए साल 2026 की पहली लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और PSLV C62 मिशन 12 जनवरी को सुबह 10:17 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसरो का 2026 में पहला लॉन्च। बड़ी जानकारी, इसरो रचेगा नया इतिहास और ऐसे में ये इसरो का भरोसेमंद रॉकेट PSLV की 64वीं उड़ान होगी और इस मिशन का जो मुख्य नाम है वो है अन्वेषण नाम दिया गया है और ये सैटेलाइट DRDO ने बनाया है और ये एक सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी की सतह को सैकड़ों अलग अलग जगहों पर देख सकती है। इसका जो है रक्षा, कृषि, शहरों की मैपिंग और पर्यावरण निगरानी और सामग्री की पहचान में मदद मिलेगी और ये रणनीति उद्देश्य के लिए भी बेहद ही खास माना जा रहा है। तो वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने तेज की तुर्कमान गेट बवाल की जांच और पुलिस ने करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान की। सोशल मीडिया पोस्ट पर है पैनी नजर। पथराव करने वाले कई उपद्रवी गिरफ्तार। पथराव के आरोप में 10 से 15 लोग हिरासत में। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में हुए बवाल के बाद से पुलिस की कार्रवाई जो है अब तेज हो गई है। ऐसे में पुलिस ने करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पैनी नजर बनाई हुई है और पथराव करने वाले कई उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और पथराव के आरोप में 10 से 15 लोग हिरासत में हैं। तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास MCD द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई लोगों को भी हिरासत में लिया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DCP ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और पत्थरबाजी को घटना पर कहा है कि रात में MCD के कर्मचारी जेसीबी लेकर पहुंचे थे और हमने लोगों को बताया कि ये कोर्ट का आदेश है और वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। उन्होंने अपील की लेकिन उन्हें स्टे ऑर्डर मिला और 25 से 30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में हमने उन्हें पीछे हटने के लिए बल का इस्तेमाल भी किया और इस पत्थरबाजी में पुलिस जांच अधिकारी जो है वो घायल भी हो गए हैं और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। वहीं तुर्कमान गेट उपद्रव मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान की है। तो वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि आज स्ट्रे डॉग मामले में बड़ी सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ा मामले पर आज सुनवाई होने वाली है और ऐसे में कपिल सिब्बल ने दी थी दलील। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था और ऐसे में कपिल सिब्बल ने दलील दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई और बहस में कुत्तों के मूड, कुत्तों की काउंसलिंग और कम्युनिटी डॉग्स और साथ ही कई तरह के शब्द भी सामने आए। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बात सिर्फ काटने की नहीं है, कुत्तों से खतरा भी होता है, दुर्घटनाओं का खतरा है। ऐसे में आवारा कुत्तों से सड़कें खाली रखनी होगी। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है ये आप कैसे जान सकेंगे? बहस में आवारा कुत्तों के फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी भी मैं मंदिर वगैरह में गया हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं काटा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आप खुशकिस्मत हैं।
लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कुत्तों ने किसी को काटा है तो आप एक सेंटर को कॉल करें, उसे ले जाया जाएगा, उसकी नसबंदी की जाएगी और उसे वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस एक ही चीज बाकी है, कुत्तों की भी काउंसलिंग देना, ताकि वापस छोड़ने जाने पर वो काटे नहीं। मामले की सुनवाई करीब 2.5 घंटे तक चली और इसके बाद से इसे रोक दिया गया। अगली सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव का मामला कांग्रेस बीजेपी गठबंधन कुछ ही घंटों में टूटा और किरकिरी के बाद हुआ बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन कुछ ही घंटों में टूटा है और किरकिरी के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र के अमरनाथ नगर परिषद में हुए बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन कुछ ही वक्तों में टूट गया और इससे जुड़ी खबर अब सामने आई थी, जिसके बाद से दोनों ही पार्टियों की किरकिरी हो रही थी और अब कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर आपत्ति जताई है। बता दें कि अमरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए दोनों दल साथ आए थे, लेकिन ये समीकरण ज्यादा नहीं टिक पाया और अब कांग्रेस ने अमरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी के साथ स्थानीय स्तर पर अलायंस करने के लिए उन पर एक्शन हुआ है। कांग्रेस के एक्शन से पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमरनाथ और अकोला में कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन करने के आरोप में बीजेपी नेताओं की कड़ी आलोचना की और कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने साफ किया था कि इस तरह के गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी के बिना किए गए हैं और संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करता है। फडणवीस ने कहा है कि मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस या फिर AIMIM के साथ किसी भी तरह का गठबंधन स्वीकार नहीं होगा। अगर किसी स्थानीय नेता या फिर ऐसा फैसला अपनी मर्जी से लिया है तो ये अनुशासन के विरुद्ध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे गठबंधनों को रद्द करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं BMC चुनाव को लेकर अजीत पवार की एनसीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसमें पार्टी ने वादा किया है कि एनसीपी मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास सबको साथ लेकर चलने वाली और खुशहाल शहर बनाने के लिए कमिटेड है। और घोषणा पत्र में एनसीपी अजीत पवार ने कहा है कि हम मुंबई को सिर्फ एक शहर नहीं मानते बल्कि एक ऐसा शहर मानते हैं जो हर मुंबईकर के सपनों को पूरा करे। मुंबईकर इस शहर का चेहरा है और इन मुंबईकरों के सपनों को पूरा करने के वादे के साथ एनसीपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में वोटरों के सामने है। अजीत पवार की पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा कि एनसीपी का अपील मुंबई सबके लिए मुंबई के साफ विजन है कि इसमें गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सभी को बराबर मौका मिलेगा। एनसीपी ये पक्का करने के लिए कमिटेड है कि मुंबईकरों को आज़ादी, बराबरी और भाईचारों के 3 प्रिंसिपल के हिसाब से इस शहर में सोशल हार्मनी बनी रहेगी और साथ ही मुंबई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असरदार प्लान और पब्लिक भी रहेगा। ऐसे में शिव शाह फले अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों की विरासत जो महाराष्ट्र का मंत्र है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है और इस बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा की गई, जिससे विपक्ष की नेता आतिशी नदारत रही। इसके साथ ही वर्मा ने इस दौरान आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत का मजाक उड़ाने और अपमान करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतिशी ने जो कहा उसे हम अपने पत्र में लिख भी नहीं पा रहे हैं। अपने पत्र की जानकारी देते हुए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि सभी साथी विधायकों ने आतिशी द्वारा किए अपमान के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद से स्पीकर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि अभी हम सभी ने स्पीकर महोदय को पत्र दिया है कि आतिशी जी के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इनको टाइम बाउंड करना चाहिए। हालांकि इस बात से न केवल सदन बल्कि देश के हर नागरिक इस बात से आहत हुए हैं। महोदयों को ये लिखित रूप में पत्र दिया है कि आतिशी जी के ऊपर में जो उन्होंने एक कृत्य किया है इसको गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए। तो ये कॉपी इसकी लेटर की हम
आपको दे देंगे। और हम चाहते हैं कि स्पीकर महोदय और न केवल ये सदन बल्कि देश का हर नागरिक इस बात से पीड़ित है। महोदय अध्यक्ष जी, कल दिनांक 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी और उस सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी अरे मंत्रीगणों ने भाग लिया। उसी समय प्रतिपक्ष की नेत्री डॉक्टर आतिशी जी ने अपनी सीट से खड़े होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो वक्त दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा थी कि इसे हम लिखकर भी नहीं दे पा रहे। महोदय, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीबी जी राम जी बिल पर बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने वीबी जी राम जी बिल पर कहा कि ये बहुत अच्छी योजना है और इसमें सिर्फ 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का काम मिलेगा। मजदूरी का भुगतान 1 हफ्ते के अंदर निश्चित किया गया है और अगर भुगतान नहीं होता है तो अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा और ये योजना कटाई के मौसम में निलंबित रहेगी ताकि किसानों को मजदूरी मिल सके और मजदूर भी मजदूरी कमा सके। देखिए, विकसित भारत जी राम जी, ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज्यादा लोगों को मिलेगी और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है, तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा, तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों के यहाँ काम करेंगे और उस समय भी उनको मजदूरी मिलेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर 7 महिलाओं समेत कुल 26 माओवादियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 13 में से कुल 65 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सफलता छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 के प्रभावित क्रियान्वयन और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना अभियान के कारण मिली है। इससे प्रभावित होकर और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार शिविर स्थापित होने से पुलिस का बढ़ते प्रभाव से माओवादी संगठन में सक्रिय 7 महिला सहित 26 माओवादियों ने आज सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी सामने आत्मसमर्पण लगातार कर रहे हैं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।